मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 4 विस्तृत, संकुचित और परिवर्तित शब्द इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। विस्तृत माने बड़ा, संकुचित माने सिमटा हुआ छोटा, परिवर्तित माने बदला। ठीक, विस्तृत, संकुचित और परिवर्तित शब्द इसके विषय बताने जा रही हूँ। इस पाठ की लेखिका इंदुमती जी। जिस तरह छोटा सा गुब्बारा हवा भरने पर फैल जाता है, हवा निकाल दो तो सिकुड़ जाता है, उसी तरह घटिया कपड़ा पानी में डालने पर कभी तो सिकुड़ जाता है और कभी फैलकर लंबा चौड़ा हो जाता है। ऐसी ही बात कुछ शब्दों के अर्थ पर भी घटती है। किसी किसी शब्द का अर्थ प्रयोग होते होते सिमट जाता है तो इसके विपरीत किसी का अर्थ फैल जाता है। हाँ, घटिया कपड़े के उदाहरण से यह मत मान बैठना कि ये शब्द अन्य शब्दों के मुकाबले घटिया। शब्द कोई भी घटिया नहीं होते, हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। आप जानना चाहेंगे कि क्या सभी शब्दों के अर्थ सिकुड़ते और फैलते हैं? इसका उत्तर है नहीं, ऐसा कुछ ही शब्दों में होता है। कुछ उदाहरणों से बात समझ में आ जाएगी। हिंदी का एक शब्द है तेल, या संस्कृत के टैल तत्सम शब्द का तद्भव रूप है, यानी संस्कृत का तद्भव रूप है, तत्सम का तद्भव रूप है। इसका मूल अर्थ है तिल का विकार। मोटे तौर पर तिल को पेरने से निकले हुए चिकने द्रव को कहेंगे तिल। तिल को जो पेरते हैं, है ना, पेरने के बाद जो उसमें से तेल निकलता है, चिकने जो द्रव निकलते हैं वह तेल कहलाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि केवल तिल से निकलने वाले द्रव को ही तेल नहीं कहा जाता। आज तो सरसों, अलसी, मूंगफली, नारियल या बिनौले को पेर कर निकाला हुआ द्रव भी तेल ही कहलाता है। केरोसिन ऑयल को मिट्टी का तेल कहते हैं। अक्सर तो केवल तेल ही कह देते हैं, जैसे राशन की दुकान पर तेल मिल रहा है। इतना ही नहीं, डीजल और पेट्रोल को भी तेल ही कहा जाता है। जैसे चलो पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवा दो। यह बात यहीं तक रह जाती तो गनीमत थी। मुहावरों में तो तिल, मूंगफली और सरसों का ही नहीं, आदमी का भी तेल निकाल लिया जाता है। किसी से कड़ी मेहनत कराएं तो वह कहेगा तुमने तो मेरा तेल ही निकाल दिया। देखिए, एक शब्द है तेल और उसका कितना विस्तार। गोया वह आदमी ना हो, कोलू में पेरा जाने योग्य तिल, सरसों जैसी कोई चीज हो। इन उदाहरणों में तेल शब्द के अर्थ का फैलाव हुआ है। तेल का अर्थ तिल का विकार तक ही सीमित नहीं रह गया, यानी कि सिर्फ तिल का तिल को पेर कर तेल निकालना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कई रूपों में उसका विस्तार हो चुका है, वह बढ़ गया। प्रवीण शब्द को लीजिए। यह शब्द वीणा शब्द से पहले प्रा उपसर्ग जुड़कर बना है। मूल रूप में प्रवीण शब्द का अर्थ है वीणा बजाने में निपुण। लेकिन आज तो किसी भी विद्या या काम में निपुण व्यक्ति को प्रवीण कह दिया जाता है। जैसे गणित में प्रवीण, चित्रकला में प्रवीण, कढ़ाई बुनाई में प्रवीण, चर्मकारी में प्रवीण, और इतना ही नहीं, झूठ बोलने में भी प्रवीण, धोखेबाजी में प्रवीण, और न जाने क्या। पहले तो सिर्फ वीणा शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगाकर, यानी कि उसे प्रवीण बना दिया जाता था कि वीणा बजाने में निपुण। अब यह प्रवीण शब्द का इतना विस्तार हो गया कि गणित, चित्रकला, हिंदी, जो है कढ़ाई बुनाई, सब में धोखेबाजी, झूठ बोलने में हर चीज में प्रवीण। यह दूसरी बात है कि प्रवीण कहलाने वाला निपुण
निपुण व्यक्ति भले ही वीणा बजाने का वीणा नाम था, जो उसका असली शब्द था वह कहीं खो गया, और उस प्रवीण शब्द को हमने बहुत बड़ा एकदम विस्तार रूप मिला, और उस प्रवीण शब्द का मुख्य अर्थ है वीणा बजाने में निपुण। लेकिन जिसे प्रवीण कहा जा रहा है यह आवश्यक नहीं है कि वह वीणा बजाना ही जानता हो, उसे वीणा के बारे में कोई जानकारी हो, फिर भी वह प्रवीण। मंडप शब्द देखिए, इसका सीधा सा अर्थ है जहाँ मांड किया जाए वह स्थान। मांड जानते हैं, चावल के ऊपर का मांड। विवाह मंडप तो आपने देखा ही होगा। प्राचीन काल में जहाँ राजसभा होती थी उसे सभा मंडप ही कहते थे, लेकिन न तो राजा के सभा मंडप में मांड की एक बूंद की जाती थी और न विवाह मंडप में। नाम है मंडप, और मंडप का सीधा सा अर्थ है जहाँ मांड किया जाए, लेकिन विवाह मंडप, सभा मंडप जहाँ पर मांड का कोई नामो निशान भी नहीं। आखिर फिर इन्हें मंडप क्यों कहा जाए? बात यह है कि वैदिक काल में यज्ञ बहुत बार कई दिनों तक चलते थे। लंबे समय तक यज्ञ की अग्नि के पास बैठने वाले लोग यज्ञ की समाप्ति पर पत्र पुष्पों से सुसज्जित स्थान पर बैठकर चावल का ठंडा मांड पीकर गर्मी और थकान मिटाते थे। देखिए, उसका मुख्य अर्थ, सही अर्थ यह कि पहले कई दिनों तक जो है यज्ञ चलते थे, हवन होते थे, है ना, वेद उच्चारण होता था। तो ऐसी स्थिति में लोग जो है चावल का मांड वो ठंडक प्रदान करता है, तो लोग उसे पीते थे अपनी थकान मिटाने के लिए, और उस मंडप को कहाँ से कहाँ तक जोड़ दिया गया, इसलिए उस स्थल का नाम हुआ मंडप। बाद में कपड़े आदि का बना हुआ उस आकृति का हर ढांचा मंडप कहना लगा, चाहे वहाँ मांड की एक बूंद भी न की जाए। इस तरह मंडप शब्द भी अर्थ विस्तार का ही एक उदाहरण हुआ, यानी कि उस शब्द का अर्थ जो है वह इतना बढ़ गया। मंडप का एक छोटा सा अर्थ था मांड, और उस मंडप शब्द के अर्थ को इतना विस्तार दे दिया। कोई आपसे पूछे कुशल शब्द का क्या अर्थ है, तो आप फौरन कहेंगे निपुण या होशियार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुशल शब्द का मूल अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कुशा, यानी कांस लाने का। चौंक गए ना? वास्तव में विद्याओं में कुशल, प्रबंध करने में कुशल या बात करने में कुशल व्यक्ति का कांस लाने से दूर दूर तक का भी कोई वास्ता नहीं। फिर भी इन्हें व्यर्थ ही कुशल क्यों कहते हैं? कुशल है, कुशल का मूल अर्थ है कांस लाने वाला, कुशल लाने वाला। लेकिन जो इन सब चीजों में कुशल है उनका इस मूल अर्थ से कोई मतलब नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें पीछे लौटना होगा। प्राचीन भारत में वन में गुरुओं के आश्रम होते थे, शिष्य वहीं रहकर विद्या अध्ययन करते थे। तब जंगल में झोपड़ियाँ ही होती थी। झोपड़ियाँ कांस फूस से बनाई जाती थी। बैठने के लिए आसन कुशा कांस के बनते थे। रस्सी बनाने के लिए भी कुशा की आवश्यकता पड़ती थी। आश्रमों में रहने वाले शिष्य ही वन से कुशा काट कर लाते थे। कुशा पैनी होती है, इसे काटना आसान काम नहीं। यदि विशेष सावधानी न रखें तो कुशा काटते हुए काटने वालों का हाथ कटने छिलने का डर रहता है, इसलिए कुशा काटने वाले को कुशल कहा गया है। इसे काटने के लिए चतुराई और सावधानी की जरूरत है। ऐसी चतुराई कि कुशा भी काट ली जाए और हाथ भी न कटे छिले, ऐसी चतुराई तो बिरले ही शिष्यों में होती है। गुरु जी ने जिन्हें कुशा लाने के लिए भेजा, वे अधिकांश शिष्य अपने हाथ लहलुहान करके लौटे। कुशा थोड़ी सी ही ला पाए, यानी कुशा को तोड़ते समय उनके हाथ जो है कट गए, छिल गए, तो जरा से कुशा ला पाए।
एक चतुर शिष्य ढेर सारी कुशा काट लाया और उसने अपने हाथ को कोई हानि नहीं पहुंचने दी। तब गुरुजी ने उस विशेष निपुण शिष्य की प्रशंसा करते हुए कहा होगा, कुशला अयम बालक, कुशा लाने वाला तो बस यह बालक है। यूँ कुशा तो थोड़ी बहुत सभी लाए थे, पर हाथ को हानि पहुँचाए बिना होशियारी से अधिक कुशा लाने वाला बालक को ही प्रशंसा में कुशल कह दिया। बाद में इस शब्द के अर्थ का फैलाव हुआ और सब कामों में चतुराई दिखाने वाले को कुशल कहा जाने लगा, चाहे उसने अपने जीवन में आज तक कुशा कर लाना तो दूर उसके दर्शन भी न किए हो। बाप फारसी का उपसर्ग है या किसी शब्द से पहले जुड़कर सही पूर्णता का अर्थ देता है, जैसे बाइज्जत यानी इज्जत से। अब बाबू शब्द पर विचार करें। इसमें आया हुआ भू शब्द प्रायः बुरी गंध के लिए प्रयोग होता है। बाबू का अर्थ हुआ बुरी गंध सहित, लेकिन आज तो हम बाबू शब्द का प्रयोग आदर सूचक शब्द के रूप में करते हैं। फिर मामला क्या है? इतिहास में पीछे लौटे। अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें लिखने पढ़ने वालों की भी आवश्यकता हुई। अंग्रेज अफसरों ने कुछ अंग्रेजी जानने वाले देसी लोगों को अपने यहाँ लिखने के काम के लिए रखा। साहब लोग साथ बैठाकर इनसे काम कराते। वे लिखने वाले व्यक्ति साहब लोगों की तरह क्रीम पाउडर तो लगाते नहीं थे। इनके शरीर और कपड़ों की गंध साहब लोगों को बिल्कुल न सुहाती थी। वे इन्हें बाबू यानी बदबूदार कहकर अपनी अरुचि प्रकट करते थे। अब देखिए, और आज बाबू क्या है? सम्मान के साथ लोग जाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनसे काम कराते हैं। फिर तो दफ्तरों के सभी लिपिक बाबू बन गए। वो वाली बात मिट गई। अब बाबू शब्द का कद इतना ऊंचा उठा कि आज लोग अपने नाम से पहले बाबू जोड़ने में शान समझते हैं। लिपिक ही नहीं, हर सम्माननीय को आदरपूर्वक बाबू कह दिया जाता है। इस तरह अर्थ विस्तार ही नहीं हुआ, शब्द की तरक्की भी हो गई। यानी जो इतना घटिया शब्द था, जो बदबूदार, बाबू का अर्थ अब वह शान वाला भी हो गया और उसकी तरक्की भी हो गई, प्रमोशन भी हो गया। अंग्रेजी का बायकॉट शब्द हिंदी में भी धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ। किस्सा यह है कि उन दिनों आयरलैंड में एक बड़ा जमींदार था। किसानों से लगान वसूल करने के लिए उसने फौज के एक अवकाश प्राप्त कर्नल को नियुक्त किया। उस साल फसल बहुत खराब हुई। किसान लगान कहाँ से दे? फौजी अफसर ने किसानों पर जोर जुल्म शुरू किया। किसानों ने अपनी परेशानी अफसर को बताई, पर अफसर को दया नहीं हुई। उसने और अधिक सख्ती की। तंग आकर किसानों ने उसकी आवभगत करनी बंद कर। वह गांव में आता तो लोग इधर उधर चले जाते। उसका पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। इस अफसर का नाम था बायकॉट। देखिए शब्द कहाँ से कहाँ जा रहा है। बाद में यह नाम इतना चर्चा में आया कि बायकॉट के लिए किए गए व्यवहार जैसे हर व्यवहार को बायकॉट करना कहा जाने लगा। भले ही उस व्यवहार का कर्नल बायकॉट से दूर दूर का भी संबंध हुआ। अब तक शब्दों के अर्थ में फैलाव की चर्चा हुई। अब इसके विपरीत अर्थ में सिमटाव के उदाहरण देते हैं, संकुचित होना। सर्प शब्द का मूल अर्थ है रेंगने या चलने वाला। अब तो रेंगते केचुए भी हैं, लेकिन रेंगने वाले हर जंतु को सर्प नहीं कहा जाता। सर्प शब्द का अर्थ तो सिमट कर केवल सांप तक सीमित है। सर्प का अर्थ होता है जो भी चीजें रेंग करके चलती हैं। हिंदी का गौना शब्द लीजिए, इसका अर्थ है गमन करना या जाना। लोग हर समय कहीं न कहीं जाते तो रहते ही हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं, कुछ लोग अपने दफ्तर जाते हैं, किसान खेत में जाते हैं, श्रमिक कारखाने में जाते हैं। इन सब के जाने को गौना कहेंगे तो सुनने वाला हंस पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि अब तो गौना शब्द सीमा कर रह गया है, शादी के बाद गौना। अब गौना शब्द का अर्थ विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार पति के घर लाए जाने के अर्थ तक ही सिमट कर रह गया। पक्षी का पर्यायवाची खग शब्द देखिए, ख आकाश को कहते हैं। संस्कृत के गम धातु में ग का अर्थ है जाने का, ख माने आकाश, और संस्कृत के गम धातु के अंतर्गत ग शब्द का अर्थ है जाने वाला। इस प्रकार खग का अर्थ हुआ आकाश में जाने वाला। ठीक भी है। खग यानी आकाश में उड़ने वाले पक्षी को खग नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? लेकिन आकाश में तो वायुयान भी उड़ता है, पतंग और गुब्बारे भी उड़ते हैं, उन्हें कोई खग नहीं कहता। खग शब्द तो केवल पक्षी के अर्थ तक ही सीमित रहेगा, जो कि उस आधार पर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट सब खग होने चाहिए। लेकिन खग शब्द का अर्थ जो है वह बहुत ही सिमट कर रह गया, बहुत छोटा है। आप जानते हैं कमल को नीरज भी कहते हैं। नीरज का अर्थ है नीर में जन्म लेने वाला। नीर माने पानी, कमल नीर यानी जल में ही जन्मता है, अतः उसको नीरज कहना उपयुक्त है। पर क्या जल में उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएं नीरज कही जाती हैं? सिर्फ कमल को ही नीरज कहा जाता है। सोचिए, कोई जल में पैदा होती है, सिंगारे की बेल जैसी अनेक वनस्पतियाँ, अनगिन जल जीव सभी तो जल में ही पैदा होते हैं, पर इनमें से किसी को भी नीरज नहीं कहते। नीरज का इतना विस्तृत अर्थ तो अब कमल के अर्थ तक ही सीमित रहता है। यानी नीरज का अर्थ जो है वह बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसका अर्थ अब कमल तक ही रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ शब्दों का अर्थ इस तरह बदलता, उल्टा, फैलता या फिर सिमटता रहता है, गोया या शब्दों का अर्थ न होकर कोई गुब्बारा हो। गोया माने जैसे न भी है ना, ये विचित्र बात। कितने शब्द ऐसे हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, लेकिन आज के इस युग में उनके अर्थ जो है वह सिमट कर रह गए हैं। हम उन शब्दों को किसी एक शब्द के अर्थ के ही द्वारा जानते हैं, जबकि उसका अर्थ है बहुत विस्तृत। अब देखिए, जैसे आपने देखा मान, हम लोग आज भी अगर कोई मान शब्द कह दे तो मान माने हम लोग आज भी वही जानेंगे जो चावल के ऊपर का पानी जो सफ़ेद रहता है, मान वही मान कहता है। आज भी लोग जब बीमार पड़ते हैं तो शरीर में ठंडक और ताजगी पहुंचाने के लिए हम मान देते हैं, क्योंकि मान जो है वो सुपाच्य होता है, बहुत जल्दी पच जाता है। लेकिन मान का अर्थ हुआ मंडप। अब उस मंडप का सोचिए कि जहाँ बैठ करके लोग मान पीते थे, जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, फिर अपनी थकान मिटाने के लिए, ताजगी लाने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए वो मान पीते थे, इसलिए उस जगह को मंडप कहा जाने लगा। लेकिन अब मंडप का प्रारूप ही बदल गया। कैसे बदल गया? विवाह मंडप हो गया, सभा मंडप हो गया, है ना। अनेकों प्रकार की चीज़ें जहाँ देखिए वहाँ मंडप बना तैयार है, क्या वहाँ कोई मान पीता है? अर्थ देखिए कितनी जल्दी अर्थ का विस्तार हुआ। प्रवीण शब्द, वीणा बजाने में जो प्रवीण है, निपुण है, वही है प्रवीण। लेकिन अब तो हर चीज़ में प्रवीण, गणित में प्रवीण, विज्ञान में प्रवीण, है ना, चित्रकला में प्रवीण, कढ़ाई बुनाई में प्रवीण, धोखेबाजी में प्रवीण, झूठ बोलने में प्रवीण। तो अब जो है वो प्रवीण हर कुछ में हो गया। सारे अर्थ उसके जो है वह विस्तृत हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और कुछ शब्दों के अर्थ संकुचित होकर रह गए। जैसे खग, ख माने आकाश, ग माने जाना, ग गम धातु है,
है ना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छति गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो इसका अर्थ होता है जाना, ग। तो गम धातु में ग का अर्थ हुआ जाना, यानी कि आकाश पर जाना। लेकिन अब आकाश पर जाना सिर्फ चिड़िया कौवा तोता कबूतर तो ऊपर आकाश पर नहीं जाते ना, सिर्फ पक्षी तो नहीं जाते, जाने तो बहुत सी चीज़ें जाती हैं। हवाई जहाज जाता है, हेलीकॉप्टर जाता है, रॉकेट जाती है, पतंग जाती है, सब बहुत सी चीज़ें तो आकाश पर जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी तो हमें खा कहना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने उस शब्द को एक जगह सीमित कर रख दिया। वह शब्द जो है वह संकुचित हो गई, इसमें पक्षी में खब। इसी प्रकार कई शब्द बड़ा अच्छा है, जैसे गौना, गौना शब्द, गौना का अर्थ होता है कि गौना माने जाना, गमन करना, है ना, जाना। और जाते तो हम सभी हैं, कहीं ना कहीं रोज, कभी बाजार चले गए, कभी स्कूल चले गए, कभी रेस्टोरेंट चले गए, कभी कहीं चले गए, तो वो सब गौना हुआ। लेकिन अब गौना का अर्थ सीमित कर रह गया है किसमें, गौना जब पहले, अब तो बहुत कम गौना होता है, पहले जो है कई कई दिनों का गौना होता है। जब दुल्हन की शादी हो, जब शादी हो जाती है लड़की की, तो दूसरी बार जब उसे पति लेने आता है तो वो गौना करता है। अब अगर आप किसी कहेंगे कि बेटा भैया गौना जा रहे हो, समझना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि गौना का अर्थ सिर्फ एक हम जानते हैं, सिर्फ एक अर्थ हम जानते हैं। वो कौन सा अर्थ जानते हैं? दूसरी बार दुल्हन को विदा कराना। तो अगर किसी पुरुष को आप कह देंगे क्यों भैया गौना जा रहे हो, तो उसको बुरा लग जाएगा और आप या हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। क्योंकि हंसी के पात्र बनने नहीं चाहिए। इसलिए नहीं बनने चाहिए क्योंकि इसका अर्थ तो बहुत विस्तृत था, लेकिन अब वह सिमट कर रह गया है। दूसरा शब्द आपका आ गया नीरज। नीरज हम कमल का पर्यायवाची भी जब बोलते तो पंकज नीरज जरज करके बोलते हैं। नीरज, नीरज माने कमल। लेकिन नीरज का अर्थ होता है जो नीर में उत्पन्न हुआ हो, जो नीर में जिनका जन्म हुआ, यानी जो जल में जन्मा। तो उस आधार पर जल में जन्म लेने वाले तो बहुत से हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ उसे कमल के ही नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार धीरे धीरे कई शब्दों के अर्थ जो है वो विस्तृत होते गए और कई शब्दों के अर्थ संकुचित होकर एक जगह हो गए स्थायी रूप से, जिनको हम सिर्फ एक अर्थ जानते हैं। और कई शब्द ऐसे बदल गए